तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक कीबोर्ड मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि हम इसके ज़रिए कौन सा की कहाँ पर उपस्थित है और किस की का क्या काम है ये हम देख सकेंगे प्रैक्टिकली, जिससे हमें चीज़ें आसानी से याद हो पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, इसके ज़रिए डाटा को इनपुट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, एक कीबोर्ड में लगभग 104, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ मौजूद होता है फंक्शन की टॉप में, कीबोर्ड के टॉप में मौजूद होता है फंक्शन की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिक पैड। इसे कहा जाता है न्यूमेरिक पैड। ये वाले पोर्शन को, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को न्यूमेरिक, जहाँ से नम लॉक लिखा है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें टोटल 17 की होते हैं, 17 की होते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। अगर इस कीबोर्ड की बात करें जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं तो इसको क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। क्यों क्वेर्टी कीबोर्ड बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है वो कहाँ से हुआ है, QWERTY। इसी के नाम पर इस कीबोर्ड का नाम रख दिया गया है क्वेर्टी कीबोर्ड। ठीक है, ये सबसे कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कीबोर्ड है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ एक टैब दिख रहा होगा आपको, है ना। इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका। एक तो हम देखते हैं कि कोई पैराग्राफ हम चेंज करते हैं, पैराग्राफ चेंज करने के बाद जहाँ से हमको सेकंड लाइन स्टार्ट करना है पैराग्राफ का जहाँ से हम लोग को लाइन स्टार्ट करना है, तो बस एक बार टैब दबा दो, वहाँ से फिर वो लाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम। अगर और देखें हम टैब का यूज़, तो ये 4-5 बार स्पेस ना दबाकर एक बार अगर टैब दबा दें तब भी वही काम करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि MS एक्सेल हुआ, उसमें काफ़ी सारे सेल बने होते हैं, काफ़ी सारे डब्बे बने होते हैं। तो एक डब्बा से दूसरे डब्बे में हम लोग को जाना होता है तो हम लोग टैब का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, हम लोग टैब का जब यूज़ करते हैं तो राइट साइड खिसकते जाते हैं, और जब हम शिफ्ट के साथ टैब का यूज़ करते हैं, पहले शिफ्ट दबाए, यहाँ शिफ्ट है, शिफ्ट के साथ हम जब टैब का यूज़ करते हैं तब हम राइट खिसकते जाते हैं। ठीक है, और जब हम इंटर का यूज़ करते हैं तो हम नीचे आते जाते हैं MS एक्सेल में, सेल में। ठीक है, इसे भी हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कैप्स लॉक। ठीक है, कैप्स लॉक क्या है, एक टॉगल की है। टॉगल की क्या होते हैं, टॉगल की वे की होते हैं जो दो फंक्शन के बीच में स्विच करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये लेटर्स जो हैं अल्फ़ाबेट, इसको हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, और जब हम फिर इसको बंद करते हैं, है ना, तो इस अल्फ़ाबेट को हम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। तो ये टॉगल की का काम होता है, दो फंक्शन एक साथ कर सकता है। इसी प्रकार कैप्स लॉक के साथ साथ नम लॉक, जो यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नम लॉक जो होता है ये भी एक टॉगल की है। ठीक है ना, कैप्स लॉक एक टॉगल की हो गया, नम लॉक एक टॉगल की हो गया, और ये इंसर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट, ये भी एक टॉगल की है। ठीक, ये भी एक टॉगल की है। ऐसे ही टॉगल की के साथ एक और होता है, वो होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक हर कीबोर्ड में नहीं दिया होता, इसलिए इसमें भी नहीं दिया है। ठीक है ना, वो भी एक टॉगल की है। तो टोटल 4 टॉगल की हो जाते हैं। एक होता है कैप्स लॉक, दूसरा होता है नम लॉक, तीसरा होता है इंसर्ट, और चौथा होता है स्क्रॉल लॉक। इसके बाद हम देखते हैं मॉडिफायर कीज़ के बारे में। तो मॉडिफायर कीज़ कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कंट्रोल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कंट्रोल एक मॉडिफायर की है। उसके बाद होता है अल्ट। ठीक है, ऑल्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं शिफ्ट। ठीक, शिफ्ट। तो ये तीनों क्या है, मॉडिफायर की हैं। मॉडिफायर की क्यों कहा जाता है इन्हें, तो मॉडिफायर की इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम कंट्रोल के साथ किसी भी दूसरे की का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ हम सी का यूज़ करें तो वो कॉपी हो जाता है, सी प्रेस नहीं होगा, कॉपी हो जाता है। वी के साथ यूज़ करें तो पेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से
अल्ट के साथ F4 का यूज़ करते हैं तो जो अपना वो खुला हुआ है, विंडो खुला हुआ है, वो बंद हो जाता है, ठीक है। और शट डाउन करने के लिए भी हम अल्ट और F4 का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर देखते हैं शिफ्ट के साथ, तो अपर केस में के लिए हम लोग शिफ्ट का यूज़ करते हैं। अगर शिफ्ट अगर दबा के हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं, जैसे कि 2 प्रेस किए तो इसके ऊपर @ आया है, ये हो जाएगा 2 प्रेस ना होके @ प्रेस होगा, ठीक है ना। तो शिफ्ट भी एक क्या है, मॉडिफायर की है, मॉडिफाई करने का काम आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन की कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन की में भी कौन कौन से आते हैं, एक होता है कंट्रोल और एक होता है अल्ट। कंट्रोल और अल्ट भी कॉम्बिनेशन की में यूज़ होते हैं। कैसे? कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल के साथ हम कोई भी कॉम्बिनेशन जमा सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल C मैंने बताया था कॉपी करने के लिए, है ना। तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन जो है कंट्रोल के साथ होते हैं। वैसे ही अल्ट के साथ भी अल्ट F4 होता है, ठीक है, वो भी एक कॉम्बिनेशन की तरह यूज़ होता है। और हम कंट्रोल अल्ट के साथ अगर हम डिलीट दबाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल अल्ट के साथ क्या दबाते हैं हम, डिलीट दबाते हैं, तो टास्क मैनेजर खुलता है, टास्क बार खुल के आ जाता है। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन मोड क्या होता है, जो कीबोर्ड हमारा जो कीबोर्ड होता है, जो कम्युनिकेट करने के लिए, सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जिस मोड का यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मोड। तो कीबोर्ड हमारा सिंप्लेक्स टाइप का कम्युनिकेशन मोड यूज़ करता है। याद रखिएगा, सिंप्लेक्स टाइप का। क्यों? क्योंकि एक ही तरफ से यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र होता है। जब हम यहाँ टाइप करते हैं तो एक ही तरफ से डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कैप्स लॉक लिखा है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कैपिटल्स लॉक, ठीक है ना। कैप्स लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल्स लॉक होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें स्टार्ट मेन्यू जो होता है ना, वो विंडोज़ की से स्टार्ट होता है। जैसे हम विंडोज़ की प्रेस करते हैं तो विंडोज़ की प्रेस करते साथ ही हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें अपर और लोअर केस, है ना, अपर और लोअर केस में अगर हम लोग को लिखना है तो हम उसके लिए कौन से की का यूज़ करते हैं, शिफ्ट की का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। शिफ्ट की का यूज़ करते हैं हम लोग अपर और लोअर केस के लिए। और ESC एस्केप जिसे बोला जाता है, ESC का यूज़ हम लोग जनरली किसके लिए करते हैं, बाहर आने के लिए या फिर मिनिमाइज़ करने के लिए। किसी प्रोग्राम को किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए या फिर उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग एस्केप की का यूज़ करते हैं। तो हमने टॉगल की देख लिया था, मॉडिफाई की भी देख लिया था। तो मॉडिफायर की जो होते हैं वो क्या काम करते हैं वैसे, है ना। तो हमने देखा था कि ये मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं मीनिंग को, है ना। जो भी की हम लोग प्रेस करते हैं उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं नेविगेशन की, ठीक है। टॉगल की हमने देख लिया, 4 प्रकार के टॉगल की होते हैं। मॉडिफायर कीज़ हमने देख लिया, 3 प्रकार के मॉडिफायर की होते हैं। अब हम देखेंगे नेविगेशन की। नेविगेशन की कौन कौन से की होते हैं, ये जो एरो बने हुए हैं, ठीक है ना। तो नेविगेशन क्या होता है बेसिकली, नेविगेशन का मतलब होता है दिशा दिखाना, ठीक है ना। दिशा दिखाना मतलब कि देखिए यहाँ पर नेविगेशन की कौन कौन से है ये पहले देख लेते हैं। ये एरोज़, ये 4 एरो जो हैं ये नेविगेशन की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम नम लॉक प्रेस करेंगे तो 7 प्रेस ना होकर यहाँ पर क्या प्रेस होगा, होम। तो ये भी एक नेविगेशन की है, ठीक है ना। पेज अप, यहाँ पर देख सकते हैं पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। यहाँ भी है न्यूमेरिक कीपैड में पेज अप और पेज डाउन है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, न्यूमेरिक की हैं, नेविगेशन की हैं। कौन कौन से, एरो, ये एरो हो गए, होम हो गया, पेज अप, पेज डाउन और डिलीट, ठीक है। डिलीट भी एक नेविगेशन की है। तो अब कैसे दिशा दिखाते हैं ये लोग, हम जब यहाँ लेफ़्ट राइट प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो राइट की तरफ जाता है, जब लेफ़्ट प्रेस करते हैं लेफ़्ट की तरफ जाता है, और ऊपर प्रेस करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ जाता है। इसी के साथ ही पेज अप पेज डाउन करते हैं हम, तो एक पेज से हम दूसरे पेज में जा सकते हैं, ठीक है ना। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम लोग पेज अप पेज डाउन का यूज़ करते हैं। और होम का यूज़ कैसे करते हैं हम, होम का यूज़ कब करते हैं, जब हम
काफ़ी सारी लाइन लिख लिए, अब हमको क्या करना है, स्टार्टिंग वाली लाइन में जाना है, हमको माउस का यूज़ नहीं करना है, सबसे स्टार्टिंग में चले जाना है। जो भी हम लाइन लिखे हैं, एक लाइन जो भी लिखे हैं उसके सबसे स्टार्टिंग में चले जाना है। तो हम होम प्रेस करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में हम चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग होम का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं जो मोबाइल में हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मोबाइल में जो होता है वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है, ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉमन कीबोर्ड है उसको क्या बोलते हैं, क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। और एक होता है फ्रेंच में कीबोर्ड, फ्रेंच में जो होता है उसको अज़ेर्टी बोलते हैं, AZERTY से वो शुरू होता है, AZERTY से शुरू होता है, इसलिए उसको अज़ेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। वो एक फ्रेंच कीबोर्ड है। इसके साथ अगर हम देखें तो इस कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो क्रिस्टोफर लैथम शोल ने इसका आविष्कार किया था। इसके साथ ही हम देखें अगर वायरलेस कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो वायरलेस कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, जॉब हार्टसन ने किया था। किसने किया था, जॉब हार्टसन ने किया था, ठीक है। तो इतनी बातें हैं कीबोर्ड से संबंधित, ठीक है ना, आप इसे ध्यान में रखिए, ठीक है ना। ये आपने देखा है प्रैक्टिकली तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ आप देख सकते हैं राइटिंग। राइटिंग क्या होता है, राइटिंग मेमोरी में कॉपी करना। मेमोरी में कोई भी चीज़ हम कोई भी डाटा है ना कॉपी करते हैं उसको ही क्या कहते हैं, हम लोग राइटिंग कह देते हैं, ठीक है ना। मेमोरी में कोई भी डाटा जो हम कॉपी करते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे CD DVD में हम देखे होंगे राइटिंग, है ना, ये टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका मेन मतलब वही होता है कि मेमोरी में हम लोग कोई भी डाटा अगर कॉपी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, राइटिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीमोस, ठीक है। सीमोस का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सीमोस का फुल फॉर्म होता है, सीमोस क्या होता है, एक चिप होता है, ठीक है। यह एक चिप है जिसका यूज़ क्या होता है, यूज़ क्या होता है इसका, ये क्या करता है, हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, ठीक है ना। बंद करने के बाद पूरी तरह से हम लोग बंद कर देते हो तो बैटरी उसका तो काम करेगा नहीं, फिर भी आप देखे होंगे डेट और टाइम अपने टाइम पर अपडेट होते रहते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं, सीमोस के वजह से ही होते हैं। सीमोस एक सेमीकंडक्टर चिप होता है जिसके पास एक छोटा सा बैटरी लगा होता है, ठीक है ना, एक छोटा सा सेल लगा होता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, कंटिन्यूसली अपडेट करते रहता है डेट टाइम या फिर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको, ठीक है ना। तो इसका यूज़ क्या है ना, डेट एंड टाइम अपडेट करना। और एक और बात क्या है, यह एक चिप होता है, इसके साथ एक सेल लगा होता है छोटा सा, ठीक है ना, एक छोटा सा सेल लगा होता है इसके साथ, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिए, आपको समझ में आ गया होगा सीमोस क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। और इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर बस की बात करें। कंप्यूटर बस क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। बस क्या होता है, जैसे कि एक मदरबोर्ड है, ठीक है ना, इस मदरबोर्ड में लगा हुआ है बीच में CPU, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर रैम और रोम लगा हुआ है, ठीक। तो ये रैम और रोम CPU से किस तरीके से कनेक्ट होंगे, तो किसी न किसी वायर के जरिए ही कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। जिस वायर से ये कनेक्ट होते हैं इसे कहा जाता है बस, ठीक है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बस दो प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया हमारा मदरबोर्ड, है ना, जो PCB में बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। इस मदरबोर्ड में जो येलो कलर का आप देखे होंगे गोल्डन कलर का वायर लगा होता है ना, वो क्या होता है,
वो होता है इंटरनल बस, ठीक है ना। इंटरनल बस क्या होता है, मदरबोर्ड में लगे होते हैं, ठीक है ना, मदरबोर्ड में लगे होते हैं इंटरनल बस, ठीक है ना। बस है ना, ये क्या होते हैं, वायर होते हैं ना, वायर इक्वल्स टू बस, ठीक है ना। और एक्सटर्नल बस क्या होते हैं, जो हमारे पेरिफेरल डिवाइस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस बोले तो क्या होते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो होते हैं हमारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जो कंप्यूटर के बाहर लगे होते हैं, ठीक है ना, जो कंप्यूटर से किसी वायर के थ्रू है ना कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जिस बस से कनेक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटर्नल बस। पेरिफेरल डिवाइसेस जिस वायर से कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल बस बोलते हैं, ठीक है ना। इंटरनल बस जो कि मदरबोर्ड में लगे होते हैं उनको हम लोग इंटरनल बस बोल देते हैं, और जो पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल बस बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का काम क्या होता है, बायोस का काम क्या है, बायोस क्या करता है, यहां लिखता हूं मैं, ये क्या करता है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑफ रहता है कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर को हम जब स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है, जो थोड़ा टाइम लगता है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान ही बायोस क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, ठीक है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, ठीक है। POST, पोस्ट, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के जरिए क्या करता है, ये हार्डवेयर कंप्यूटर से कनेक्टेड है कि नहीं है ना, कौन सा हार्डवेयर सही सलामत कनेक्ट है कि नहीं है, इन सब चीज़ों का चेक जो करता है वो करता है बायोस, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हार्डवेयर के कनेक्शन को कंफर्म करता है, ठीक है ना, क्या करता है, हार्डवेयर के कनेक्शन को कंफर्म करता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं बायोस का ही एक पार्ट है बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है ना। बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है, ये शब्द कहाँ से आया है, ये शब्द आया है खुद को, है ना, खुद को ऊपर खींचना, इस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, बूट स्ट्रैप लोडर। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रन में नहीं रहते हैं, कोई चलता हुआ नहीं रहता, ठीक है ना। तो ऐसे में कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन स्टार्ट करेगा, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को पूरा चलाता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन पहले स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए आता है बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है ना। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, ठीक है ना, रैम और रोम ये हमारी दो मेन मेमोरी होती है। तो रोम में क्या करता है, बूट स्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, ठीक है ना, बूटिंग के दौरान। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, और जो ये हार्डवेयर कनेक्शन को जो कंफर्म करता है ना, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये भी बूटिंग के दौरान ही होता है।
ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, बूट स्ट्रैप लोडर बूटिंग के दौरान क्या करता है, लोड करता है मेन मेमोरी में, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करता है, सॉफ्टवेयर को मेन मेमोरी में कॉपी करता है या फिर लोड करता है या फिर डालता है उसमें, है ना, मेन मेमोरी में डालता है। अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर को मेन मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को मेन मेमोरी में डालता है या फिर लोड करता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं थ्रूपुट क्या होता है। थ्रूपुट बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट हमने दिया, इनपुट से लेकर, है ना, जैसे कि हमने क्या दिया, इनपुट दिया हमने 2+2 का, ठीक, और हमको आउटपुट मिलता है किसका, 4 का, ठीक है। तो इनपुट से आउटपुट के बीच का जो प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग का टाइम ना, प्रोसेसिंग टाइम जो है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रूपुट बोलते हैं, ठीक। तो इनपुट से लेकर आउटपुट तक के बीच के प्रोसेसिंग टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रूपुट टाइम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रिस्पांस टाइम, ठीक है। रिस्पांस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पांस टाइम क्या होता है, रिस्पांस टाइम जब हम इनपुट डालते हैं, ठीक है, जब हम इनपुट डालें, इनपुट से लेकर, ठीक है ना, सीपीयू द्वारा प्रथम प्रक्रिया, ठीक है ना, हमने इनपुट डाला, जैसे कि हमने डाला 2+2, ठीक है ना। अब वो 4 लाने के लिए, 4 कंप्लीट नहीं आया है, वो कुछ प्रोसेस करेगा, है ना, उसके बाद ही वो पहले ALU के थ्रू क्या करेगा, वो लॉजिक लगाएगा 2+2 क्या होता है करके, ठीक है ना, कैलकुलेशन करेगा, ठीक। तो CPU ये प्रोसेस करना स्टार्ट जब करेगा, तो स्टार्टिंग प्रक्रिया को ही, है ना, जब हम इनपुट करते हैं वहां से लेकर स्टार्टिंग प्रक्रिया तक के टाइम को ही हम लोग रिस्पांस टाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए। इनपुट से लेकर CPU के रिस्पांस के प्रथम प्रक्रिया तक के टाइम को, ठीक है ना, हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पांस टाइम कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, हम इनपुट डालें और हमको आउटपुट मिल गया, ठीक है ना। तो इनपुट डालने और आउटपुट मिलने के बीच के टोटल टाइम को, ठीक है ना, टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच के टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। अब आप बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम और थ्रूपुट टाइम में क्या अंतर है, फिर तो अंतर ये है कि हम इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेसिंग का टाइम लग रहा था सिर्फ प्रोसेस करने में, उसको हम लोग थ्रूपुट बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट हमको मिल रहा है, तो इस टाइम में अंतर हो जाता है, क्योंकि हमारे इनपुट डालने और आउटपुट मिलने में भी कुछ टाइम लगता है ना। और इसके बीच का जो टाइम रहता है उसको हम लोग प्रोसेस टाइम बोलते हैं, ठीक है। और CPU की प्रथम प्रक्रिया तक की टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पांस टाइम बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, तो आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं डाटा की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ डाटा, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ डाटा क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ डाटा क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है,
प्रोग्राम कहलाता है। ठीक, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ग्रुप ऑफ डाटा क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट CMD कमांड सेल के बारे में। ठीक है, हिंदी में लिखा जाता है प्रॉम्प्ट। ठीक, तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट खुला होता है। वो क्या होता है? कमांड देने या एग्जीक्यूट करने के लिए, कमांड देने और एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका उपयोग किसके लिए होता है? कमांड देने और एग्जीक्यूट करने के लिए इसका उपयोग होता है। जब हम कंप्यूटर खोलते हैं और कमांड बॉक्स खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से कमांड बॉक्स खुलकर आता है और यहाँ पर हम लोग कमांड अपना दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कमांड हम दे देते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, एग्जीक्यूट करना मतलब क्या होता है कि उसको अप्लाई करना। ठीक है ना, उस कमांड को अप्लाई करना। जैसे ही हम उसको अप्लाई कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो इस कमांड के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। हमने 3-4 कमांड दे दिए, उसके बाद हमने कंप्यूटर को छोड़ दिया, तो एक के बाद एक के बाद एक उस कमांड को फॉलो करते जाएगा और हमें बिना देखे ही वो काम होने लगेगा। तो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ क्या होता है, जिसे CMD या फिर कमांड सेल भी कहते हैं, इसका यूज़ क्या होता है? कमांड देना और उसे एग्जीक्यूट करने का काम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ASCII। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो होता है ASCII का फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब ये ASCII कोड क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए, जैसे कि हम एक नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कलेक्टर जी। ठीक है ना, तो कंप्यूटर इसे कलेक्टर जी के रूप में नहीं पढ़ेगा, इसे क्या पढ़ेगा? 0 1 1 0 1 1 कुछ ऐसे फॉर्म में, बाइनरी नंबर के फॉर्म में इसे पढ़ेगा। तो ये कंप्यूटर की भाषा ये नहीं है, कंप्यूटर की भाषा है ये। ठीक है, लेकिन क्या होता था, अब देखते हैं हम लोग। जैसे सब चीज़ का, जैसे कि A का कुछ कोड होगा, A का 0 1 1 कुछ होगा, B का होगा कुछ, है ना, 1 0 1, ऐसे हर अल्फ़ाबेट के अलग अलग कोड होते हैं। लेकिन ये क्या होता था, इंडिया वाले अपना अलग कोड बना के रखते थे, चाइना वाले अपना अलग, है ना, अमेरिका वाले अपना अलग कोड बना के रखते थे। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ से इंडिया से ABC लिख कर भेजते तो हो सकता है वहाँ अमेरिका में कुछ और ही पढ़ा जाता है इसको। ठीक है ना, क्योंकि सबके कोड अलग अलग होते थे, इस वजह से दिक्कत होने लगी। इसलिए एक स्टैंडर्ड कोड बनाया गया जिसके जरिए सारे पूरे वर्ल्ड में एक ही कोड चले और हम जो यहाँ पढ़ते हैं वो वहाँ भी वैसे ही सेम एज इट इज़ पढ़ा जा सके। इसलिए ASCII कोड बनाया गया, जिसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए ये कोड बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो ASCII का मेन काम क्या है, आपको क्या लिखना है? ASCII एक स्टैंडर्ड कोड है जो कंप्यूटर को एक स्टैंडर्ड कोड प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं कोई 4 डाटा है। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 4 डाटा है, हमको अगर डायरेक्ट फोर्थ डाटा उठाना है तो हम अगर उसके पास जाके डायरेक्ट फोर्थ डाटा उठाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सेस बोलेंगे। यदि किसी डाटा को डायरेक्ट, है ना, उस पोजीशन में जाके डायरेक्ट उठाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। लेकिन अगर हम चेक करते हुए जाएं, फर्स्ट में पहले चेक करें वो डाटा है कि नहीं है, फिर सेकंड में चेक करें,
फिर थर्ड में चेक करें, उसके बाद फोर्थ में आके उसको चेक करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है। मतलब डायरेक्ट उस डाटा तक पहुंच जाना डायरेक्ट एक्सेस कहलाता है, और सीक्वेंस वाइज फर्स्ट सेकंड से लेकर फोर्थ में पहुंचना क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है। ठीक है। क्रैश क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बंद होना, ऑपरेटिंग सिस्टम का बंद होना, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर का बंद होना, क्या कहलाता है, क्रैश कहलाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही हम लोग अगर देखें तो बग, BUG, बग क्या होता है, त्रुटि को हम लोग बग कहते हैं। ठीक है ना, ये वर्ड भी आप याद रखिए, त्रुटि को क्या बोलते हैं हम लोग, बग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिस्प। लिस्प क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है ना, लिस्ट प्रोसेसिंग। ये फॉर्ट्रैन के बाद फॉर्ट्रैन के बाद दूसरा भाषा था, दूसरी सबसे पुरानी भाषा है ये लिस्प। ठीक है ना। फॉर्ट्रैन 1957 में आया था। ठीक है ना, 1957 में फॉर्ट्रैन, और 1958 में लिस्प आया। ठीक है ना। इसके द्वारा हम अर्थमेटिक और न्यूमेरिक दोनों ऑपरेशन करता है। ठीक है। लिस्प जो है अर्थमेटिक और न्यूमेरिक दोनों ऑपरेशन करता है। तो यही लिस्प की बात, ये क्या है, एक प्रकार की भाषा है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। ठीक है ना। ये कब बना था, 1958 में बना था, फॉर्ट्रैन के बाद में। ठीक है ना। फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।